वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 179 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इंडिया के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सी चीज़ें आती है आपको बताना है। सबसे पहला है, इंडियन सिटीजन बाइंग हाउस इन जर्मनी। कोई भारतीय मूल का नागरिक है, उसने जर्मनी में घर खरीदा हो। सेकंड है, इंडियन रेसिडेंट वर्किंग एज अ वेल्डर इन सऊदी अरेबिया। कोई भारतीय मूल का नागरिक हो, वह एज अ वेल्डर काम कर रहा है सऊदी अरेबिया में। थर्ड है, टूरिस्ट फ्रॉम दिल्ली विजिटिंग लक्षद्वीप स्पेंडिंग ऑन साइट सीइंग एंड फूड। कोई दिल्ली का नागरिक हो और वो लक्षद्वीप या किसी ऐसी जगह पर जाके घूम रहा हो। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी 1 एंड 2 ओनली। थर्ड गलत है क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस यानी कि कितना रुपी गया और कितने अदर करेंसीज आए, बस यही रिकॉर्ड होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, with reference to the International Union for Conservation of Nature, that is IUCN, which of the following statement is or are correct। तो IUCN के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है, बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर इट्स मेंबर, यानी सरकारें और अदर सिविल सोसाइटी दोनों ही इसके मेंबर हैं। सेकंड है, इट पब्लिशेस द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट। तो ये विश्व जो संरक्षण रणनीति डॉक्यूमेंट है उसको ये पब्लिश करता है। थर्ड है, इट इज़ स्पेशलाइज्ड आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 एंड 2 ओनली। ये यूएन का स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं बल्कि एक अपना ऑटोनमस बॉडी है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन इन चोला एम्पायर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो चोला एम्पायर के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, नाडु वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक नाडु होता था जो कि सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट माना जाता था। सेकंड है, द विलेज प्रैक्टिस्ड अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और जो गांव थे वो सेल्फ गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम था उसको चलाते थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है B2 ओनली, सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। सेटलमेंट होता था पीजेंट्स का जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता था। नाडु एक तरीके का विलेज था जो कि बड़े यूनिट पर काम करता था। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विद रिस्पेक्ट टू मिनरल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। अगर मिनरल वेल्थ की बात करें विश्व की, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। तो मैच द फॉलोइंग हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक तरफ आयरन और रीजन्स दे रखा है और एक तरफ कंट्री, यानी जो लॉ होती है आयरन कहाँ कहाँ पाई जाती है और मतलब कंट्री बता रहा है। सबसे पहला मंचूरिया कंट्री है चाइना। सेकंड है क्रीवा रोग, ये है आपका USA। थर्ड है रूर, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताने में से कौन सा मैच यानी कि सुमेल सही है। तो इसका सही आंसर है C1 ओनली, सिर्फ सेकंड पहला वाला सही है, सेकंड और थर्ड गलत है। जो क्रीवॉय रोग है ये आपका यूक्रेन में है और रूर जैसा आप सबको पता है ये इंडिया का आयरन और रीजन है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैग्नीज प्रोडक्शन इन इंडिया। तो मैग्नीज जो प्रोडक्शन होती है इंडिया में उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इंडिया इज वन ऑफ द लोएस्ट मैग्नीज रिजर्व इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में सबसे कम मैग्नीज पाया जाता है विश्व में। सेकंड है, मैग्नीज डिपॉजिट इन इंडिया आर फाउंड ओनली इन द धारवाड़ रॉक सिस्टम, यानी जो मैग्नीज डिपॉजिट है इंडिया में उसे धारवाड़ जो रॉक सिस्टम है हमारा
सिर्फ उसी में पाया जाता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है। भारत हमारा विश्व का सबसे कम मैग्नीज उत्पादन वाला रिजर्व वाला नहीं, बल्कि दूसरा सबसे ज़्यादा मैग्नीज रिजर्व वाला कंट्री है। सबसे ऊपर है जिम्बाब्वे, फिर इंडिया और बाकी तब कंट्रीज आती हैं। वहीं सेकंड अगर बात करें तो 3/4 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो जो 3/4 हिस्सा है वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसके अलावा भी और भी जगहों पर भी पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following statement is or are correct about the वहाबी मूवमेंट ऑफ 19th century? तो जो वहाबी मूवमेंट हुआ था 19वीं शताब्दी में, उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट सिख ऑफ पंजाब, तो ये सिखों के विरुद्ध पंजाब में शुरू किया गया था। सेकंड है इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ संत शाह वलीउल्लाह दिल्ली, तो जो संत शाह वलीउल्लाह थे दिल्ली के, तो ये उनसे प्रेरणा लेके ये स्टार्ट किया गया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following pairs are is or are not correctly matched? तो आपको बताना कौन सा सही मैच नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्टली बोला है। एक तरफ इंडिकेटर ऑफ माल न्यूट्रिशन है, यानी कि कुपोषण के कारण दे रखा है, और एक तरफ डेफिनेशन दे रखा है कि मतलब क्या होता है। सबसे पहला चाइल्ड वर्स्टिंग, डेफिनेशन इसका लो हाइट फॉर देयर एज, यानी उनकी उम्र के हिसाब से उनका जो हाइट है वो कम हो। सेकेंड है चाइल्ड स्टंटिंग, डेफिनेशन है लो वेट फॉर देयर हाइट, यानी एक उनकी हाइट के हिसाब से उनका जो वेट है वो कम है। थर्ड है अंडर नरिशमेंट, डेफिनेशन है इनसफिशिएंट न्यूट्रिशनल इनटेक। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 and 2 ओनली, यानी कि पहला दूसरा सही है, थर्ड गलत है। इसमें वर्डिंग का टोटल गेम था, आपने शायद से ध्यान दिया हो। इनसफिशिएंट नहीं है, बल्कि डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अंडर नरिशमेंट। और वही अगर एक्सेस अगर आपने इनटेक कर लिया तो ओवर नरिशमेंट बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, both CPI and GDP deflector can be used as a inflation indicator. Which of the following statement is or are correct with respect to the two? तो जो CPI हमारा यानी कंज्यूमर प्रोडक्शन इंडेक्स है जो, और एक GDP जो है हमारा, तो ये दोनों के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताना कौन सा सही है। पहला है GDP deflator does not include the price of imported good while CPI does। कहने का मतलब जो GDP है यानी घरेलू सकल उत्पाद जो जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उस जो GDP डिफ्लेटर होता है तो उसमें इम्पोर्टेड गुड्स नहीं आते हैं, लेकिन CPI की बात करें, कंज्यूमर प्रोडक्शन इंडेक्स की बात करें, तो उसमें आता है। सेकंड है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड बॉट सोलली बाय द गवर्नमेंट वाइल शो अप इन द CPI बट नॉट इन द GDP डिफ्लेटर। तो अगर कोई किसी गुड्स की प्राइस बढ़ती है जिसको गवर्नमेंट ही खरीद रही है, तो वो CPI में नहीं आता है, लेकिन GDP डिफ्लेटर में वो आता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, से पहला सही है, सेकंड वाला गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है दे आर मेंट फॉर प्रिवेंटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन कंट्री। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको लाया गया है ताकि
जो अथॉरिटेरियन है यानी जो लोग अपना हुक्म चलाते हैं, तो ऐसी इस तरह की सरकार हमारे देश में ना बने या कोई डेस्पोटिक रूल ना हो हमारी कंट्री में, इसलिए फंडामेंटल राइट लाया गया है। सेकंड है द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे संसद के पास कोई अधिकार नहीं होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड यानी कि उसमें संशोधन कर सके। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली। दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, द पार्लियामेंट कैन curtail or repeal them but only by a constitutional amendment act and not by the ordinary act. Moreover, this can be done without affecting the basic structure of the constitution. तो जैसा कह रहा है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कोई सैक्रोसेंट यानी कोई भगवान की लिखी किताब या वैसा कुछ रिलीजियस बुक नहीं है, मतलब रिलीजियस चीज़ें नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। संसद जब चाहे तब संवैधानिक तरीके से संवैधानिक संशोधन बिल ला के उसको अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जिसको कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है तो उन बेसिक स्ट्रक्चर को वो अमेंड नहीं कर सकती है। और ध्यान दीजिएगा, संविधान में या सुप्रीम कोर्ट ने कभी बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया है। तो कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी डिटेलिंग नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगला और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द ऋग्वेदिक एज। तो इनमें से कौन सा ऋग्वेदिक जो काल था उस समय का फीचर नहीं है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, कलेक्टिंग ऑफ टैक्सेस वाज अ डोमिनेंट फीचर, यानी कि उस समय टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो नहीं, ऐसा नहीं है, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 178 था हमारा, उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, which of the following best defines the gradual change in certain characteristic exhibited by communities along with a gradual change in one or more environmental gradients। तो एक डेफिनेशन दिया गया था, आपको बताना था कि मतलब किस चीज़ का डेफिनेशन है। तो इसका सही आंसर है सी, इकोलाइन। ये इकोलाइन का डेफिनेशन दिया गया था। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 179 का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट इज रिलीज्ड एनुअली बाय। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक और सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है, हर साल इसको कौन पब्लिश करता है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी, वर्ल्ड बैंक, सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या डी, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।